हेलो क्लास 4 बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित व स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपको आपकी हिंदी साहित्य की पुस्तक का पाठ 2 भीतरी ताकत का वाचन करवाने जा रही हूँ। ठीक है बच्चों, तो आप लोग इस पाठ का वाचन बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, उससे पहले मैं आपको आपका जो हैंडराइटिंग पैटर्न है, जो आप अपना गृह कार्य करेंगे अपनी नोटबुक में, उसको लिखने के तरीके को, जिसको हम हैंडराइटिंग पैटर्न बोलते हैं, उसको मैं समझाती हूँ। आप लोग बहुत ध्यान से समझिए और उसी पैटर्न में ही आपको अपना काम करके हमें भेजना है। ठीक है, तो बच्चों, जैसे मान लीजिए ये आपकी कॉपी का पेज है। ठीक है, तो जो ये मार्जिन लाइन होती है, देखा होगा आपने, पिंक कलर की एक लाइन होती है ना। तो जो ये मार्जिन लाइन है उसके नीचे आपको डेट लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पे डेट लिखा है और उसको अंडरलाइन करना है। ठीक है, डेट लिखने के बाद आपने उसको अंडरलाइन करना है ऐसे, और जहाँ आपने डेट लिखा है उसी वाली लाइन को ही हम यूज़ करेंगे और डेट के सामने हम लिखेंगे पार्ट का नंबर। जैसे मैंने यहाँ पर पार्ट 2 लिखा है। ठीक है, अब पार्ट 2 लिखने के बाद मैंने पार्ट 2 जहाँ लिखा है उसके नीचे एक अंडरलाइन की है, देखो आप देख रहे होंगे। और फिर जब मैंने पार्ट 2 लिखा है उसके बगल में मैंने गृह कार्य लिखा है और मैंने उसको भी अंडरलाइन किया है। तो एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी आप पाठ का नाम लिखेंगे और गृह कार्य लिखेंगे तो आपको जो ये लाइन है उसको, उसके ऊपर पार्ट के नाम को नंबर को अंडरलाइन करना है। जैसे आपने देखा होगा यहाँ पर दिख रहा है ना, यहाँ पे ये जो लाइन है, मैंने इस लाइन के ऊपर अंडरलाइन नहीं किया है। आपको भी लाइन के ऊपर लाइन नहीं खींचनी है, लाइन के ऊपर आपको अंडरलाइन नहीं करना है, लाइन से थोड़ा सा ऊपर, जैसे पार्ट 2, फिर उसके नीचे मैंने एक लाइन खींची है, उसको अंडरलाइन किया है पार्ट को, और तब जाके वो कॉपी की लाइन है, आप उस लाइन को टच नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप एक लाइन छोड़ेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर पार्ट 2 लिखने के बाद एक लाइन छोड़ी है, उसके बाद आप लिखेंगे पार्ट का नाम। जैसे पार्ट का नाम है भीतरी ताकत। ठीक है, उसको भी आपने अंडरलाइन करना है, ये ध्यान में रखते हुए कि आप लाइन के ऊपर अंडरलाइन नहीं कर सकते, लाइन से थोड़ा सा ऊपर आपको अंडरलाइन करना है। ठीक है, उसके बाद आप फिर से एक लाइन छोड़ेंगे। अगर आपको कठिन शब्द लिखना है तो आप हेडिंग डालेंगे कठिन शब्द, और कठिन के नीचे भी अंडरलाइन करेंगे, शब्द के नीचे भी अंडरलाइन करेंगे, ये ध्यान में रखते हुए कि कॉपी की लाइन को टच नहीं करेंगे आप, और लाइन के ऊपर अंडरलाइन नहीं करना है आपको, इस बात का ध्यान रखिएगा। आपने कठिन शब्द लिखा, उसको अंडरलाइन किया बिना लाइन को टच कराते हुए, उसके बाद आपने फिर से एक लाइन छोड़नी है और अब आप कठिन शब्द लिखना शुरू करेंगे। तो जो ये मार्जिन लाइन है ये वाली, इसके इधर आप नंबर 1 लिखेंगे और डॉट लगाएंगे। ध्यान रखना, नंबर 1 के बाद सिर्फ डॉट आएगा, कोई एरो और कोई ब्रैकेट आपको यूज नहीं करना है। ठीक है बच्चों, तो नंबर 1 लिखा आपने और पहला कठिन शब्द लिखा जख्मी। ठीक है, उसके बाद आप फिर एक लाइन छोड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद आपने नंबर 2 लिखा, डॉट लगाया और दूसरा कठिन शब्द लिखा सक्रिय। इसके बाद आप क्या करेंगे, जब आप फिर एक लाइन छोड़ेंगे और तब आप तीसरा शब्द लिखेंगे। तो इसी क्रम में आप कठिन शब्द लिखेंगे। और एक चीज़ और, यदि आपको 6 कठिन शब्द लिखने हैं और आपके पेज में केवल 5 कठिन शब्द आए हैं, तो आप जो आपका कठिन शब्द बचा हुआ है या जो भी कठिन शब्द बचे हैं आप फ्रेश पेज में लिखेंगे, पेज पलट के पीछे पेज में। आप इन्हीं कठिन शब्दों के सामने यहीं से नहीं लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। कठिन शब्द, बचे हुए कठिन शब्दों को लिखने के लिए आप एक नया पेज का प्रयोग करेंगे। तो ये तो हो गई कठिन शब्द की बात। अब आते हैं हम शब्दार्थ। अब हम शब्दार्थ कैसे लिखेंगे, तो शब्दार्थ लिखने के लिए भी वही करना है कि वही आप करेंगे कि मार्जिन लाइन के नीचे आपने डेट डाली, उसको अंडरलाइन किया, फिर उसी डेट के सामने वाली जो लाइन है उसी में आपने पार्ट का नाम लिखा, पार्ट के नंबर लिखा, पार्ट के नंबर को अंडरलाइन किया बिना नीचे वाली लाइन को टच करते हुए। नीचे वाली जो लाइन है उसके ऊपर आप अंडरलाइन नहीं करेंगे। ठीक है, आप लाइन के ऊपर अंडरलाइन करेंगे। जो भी आप हेडिंग डालेंगे लाइन के ऊपर
अंडरलाइन करेंगे, उस लाइन को टच नहीं करेंगे। उसके बाद पार्ट का नंबर लिखने के बाद आपने गृह कार्य लिखा और उसको भी अंडरलाइन किया बिना लाइन को, नीचे वाली लाइन को टच करते हुए। फिर एक लाइन छोड़ी आपने, उसके बाद आपने पार्ट का नाम लिखा, पार्ट के नाम को भी आपने अंडरलाइन किया बिना नीचे वाली लाइन को टच करते हुए, ठीक है, नीचे वाली लाइन को टच नहीं करना है। उसके बाद आप शब्दार्थ लिखना है आपको, तो आपने लिखा शब्द, फिर उसको बिना लाइन को टच करते हुए लाइन के ऊपर आपने अंडरलाइन करना है और बीच में स्केल से लाइन खींचनी है और उसके बाद अर्थ लिखना है, अर्थ के नीचे अंडरलाइन करना है बिना लाइन को टच किए, लाइन के ऊपर आप अंडरलाइन नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप लिखना शुरू करेंगे शब्द। तो पहला शब्द लिखना है आपको, तो पहला नंबर डाला, एक नंबर, डॉट लगाया इसमें भी। उसके बाद आपने शब्द लिखा जख्मी, फिर आपने जो लाइन खींची है जहाँ पर आपने अर्थ लिखा है, तो जख्मी का अर्थ होता है घायल, तो यहाँ पर इस प्रकार से घायल लिख दिया। उसके बाद ये ध्यान रखना फिर से एक लाइन छोड़नी है और दूसरा शब्द लिखा, दूसरे शब्द नंबर 2 लिखा, डॉट लगाया, उसके बाद लिखा हादसा, और हादसे का अर्थ क्या होता है, दुर्घटना। वो आपने अर्थ की जहाँ आपने अर्थ हेडिंग डाली है वहाँ पर आपने लिख दिया दुर्घटना, ठीक है। अब आप फिर से एक लाइन छोड़ेंगे, फिर तीसरा शब्द लिखेंगे। तो शब्द के लिए भी वही चीज़ लागू होती है कि अगर आपके पेज में मान लीजिए आपको 5 शब्दार्थ करने हैं और आपके पेज में 3 शब्द आए हैं, ठीक है, और बाकी के 2 शब्द आप फ्रेश पेज में करेंगे, आप वहीं लाइन खींच के घिच पिच काम नहीं करेंगे, बिल्कुल काम साफ सुथरा नीट एंड क्लीन होना चाहिए। तो इसी हैंड राइटिंग को पैटर्न करिएगा, इसी हैंड राइटिंग के पैटर्न को फॉलो करिएगा, ठीक है। तो अब हम पाठ का वाचन शुरू करते हैं। हेलो क्लास, आप अपनी हिंदी साहित्य की पुस्तक का पेज नंबर 30 निकालिए। मैं पाठ 2 भीतरी ताकत का वाचन शुरू करवाने जा रही हूँ। बच्चों, मैंने अभी आपको हैंडराइटिंग पैटर्न समझाया है, आप उसी हैंडराइटिंग पैटर्न को ही फॉलो करिएगा, ठीक है बच्चों। तो बच्चों, आज हम एक ऐसे लड़के के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम अरुण था और जो 8 साल का था और जिसके साथ एक दुर्घटना घटी थी, उसके साथ एक हादसा हो गया था जिसके चलते उसके पैरों का निचला हिस्सा बुरी तरह से जख्मी हो गया था और वह विकलांग हो गया था, ठीक है। और विकलांग होने के बावजूद भी उसने हिम्मत नहीं हारी और संयम और धैर्य और अपनी भीतरी ताकत से असंभव को भी संभव कर दिखाया। तो मैं पाठ का वाचन अब शुरू करती हूँ। आप लोग बहुत ध्यान से पाठ को समझिए। बच्चों, हमें दुनिया को सुंदर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। और दुनिया सुंदर कैसे बनेगी? यदि हम अच्छे काम करेंगे तो दुनिया, अच्छे कर्म करेंगे तो दुनिया भी सुंदर बनेगी, ठीक है। और सबके मन में अच्छे अच्छे विचार होंगे तो दुनिया भी बहुत सुसज्जित हो जाएगी। तो जो खुशियाँ हैं वह बांटने से बढ़ती हैं। हम जितनी खुशियाँ बांटेंगे हमारे पास और अधिक खुशियाँ हमें मिलेंगी, ठीक है। और दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत अनुचित हरकतें करते हैं, जो बहुत गलत काम करते हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं और उनकी जो इसी अनुचित हरकतों की वजह से किसी का जीवन तहस नहस हो जाता है, उनकी एक गलती या एक मजाक की वजह से किसी की ज़िंदगी तबाह हो जाती है। तो हमें ऐसे काम को नहीं करना चाहिए। और जो इस पाठ में जो बालक है जिसका नाम अरुण है, वह पैरों से विकलांग है, लेकिन पैरों से विकलांग होने के बावजूद भी उसने धैर्य, संयम, साहस और भीतरी ताकत से असंभव कार्य को भी संभव कर दिखाया, ठीक है। 8 साल की उम्र में अरुण के साथ एक हादसा हुआ। हादसा का अर्थ होता है दुर्घटना। रविवार को सुबह सुबह वह कॉलोनी के मैदान में खेलने निकला। तो संडे में बच्चे, आप लोग भी ऐसे करते होंगे, सुबह सुबह खेलने निकल जाते हैं ना छुट्टी के दिन सब। तो रविवार के दिन अरुण ने भी खेलने का मन बनाया और वह अपने कॉलोनी का जो मैदान था वहाँ पर खेलने के लिए निकल गया, ठीक है। लेकिन अभी वहाँ कोई बच्चा नहीं आया था। तो संडे का दिन था, बच्चे सो रहे होंगे, तो वहाँ पर कोई भी बच्चा नहीं आया था। उसे एक तरफ फुटबॉल पड़ी दिखाई दी। उसे लगा कि यह जरूर 11 नंबर वाले मोहन की होगी।
तो बच्चों को देखता हुआ चल रहा था, तो तभी उसे अचानक एक तरफ एक फुटबॉल पड़ी हुई दिखाई दी। उसने सोचा कि यह ज़रूर वो 11 नंबर वाले मोहन की फुटबॉल होगी। उसने उसे पैरों से धकेला तो बॉल पास में पड़े पत्थर से टकराते हुए जोर के धमाके से फट गई। तो बच्चों, जब रविवार के दिन अरुण कॉलोनी के मैदान में खेलने निकला, तो वहाँ पर रविवार का दिन था, तो बच्चे कोई भी खेलने नहीं आए थे। तो अरुण ने इधर उधर देखा और उसे एक फुटबॉल पड़ी हुई मिली और उसे लगा कि यह जो 11 नंबर वाले मोहन की फुटबॉल होगी। तो उसने क्या करा, पैरों से फुटबॉल को एक किक मारी, फुटबॉल को धकेला और जो बॉल थी वह पास में पड़े एक पत्थर से टकराते हुए जोर के धमाके के साथ फट गई। धमाका मतलब बहुत तेज आवाज के साथ, ठीक है, जैसे बॉम्ब फटता है ना, वैसे ही वो बॉल फट गई। अरुण के पैरों का निचला हिस्सा बुरी तरह जख्मी हो गया था। तो अरुण के जो पैरों का निचला हिस्सा, निचला मतलब जो नीचे वाला हिस्सा था, जिस हिस्से से उसने उस फुटबॉल को किक मारी थी, वह हिस्सा बुरी तरह से जख्मी हो गया था। उसमें बहुत चोट लग गई थी। कई साल के इलाज के बाद भी उसके पैरों में जान नहीं आ पाई थी। तो जब उसका पैर जख्मी हो गया तो उसके जो माता पिता थे उन्होंने उसका बहुत इलाज कराया, लेकिन कई साल उसका इलाज चला और इतना इलाज चलने के बाद भी उसके पैरों में जान बिल्कुल नहीं आ पाई थी। ठीक है, आगे देखिए। जब अरुण ने अपने इन्हीं पैरों के साथ जीना सीख लिया था, तो अरुण ने इसको अपनी नियति मान लिया था, इसको भाग्य मान लिया था और उसने ये स्वीकार कर लिया था कि अब उसका पैर जो है वो विकलांग हो चुका है, तो उसने इन्हीं पैरों के साथ जीना सीख लिया था। वह बहुत हिम्मत वाला लड़का था। कैसा लड़का था? अरुण बहुत हिम्मत वाला लड़का था। शुरू में उसे ज़रूर दूसरों की सहायता लेनी पड़ी थी। तो शुरू में जब उसकी चोट लगी थी, वो कुछ काम नहीं कर पाता था, तो उसको अपने काम को करने के लिए दूसरों की सहायता लेनी पड़ी थी। पर अब 12 साल की उम्र में वह अपने सारे काम स्वयं करता है। अब उसकी उम्र कितनी हो गई है? 12 साल की हो गई है और अब वह अपने सारे काम जो है वह खुद से करता है। वह अपने काम के लिए किसी पर निर्भर नहीं है। तो आपने देखा ना कितना हिम्मत वाला बच्चा है वो। तो वह माँ का दुलारा, पापा का प्यारा, दादी की आंखों का तारा और छोटी बहन मीनू का सुपर सितारा है। तो अब अरुण अपनी माँ का दुलारा, अपने पापा का प्यारा, अपनी दादी की आंखों का तारा और छोटी बहन, जो उसकी छोटी बहन है मीनू, उसका सुपर सितारा है। ठीक है, आंख का तारा मतलब होता है बहुत प्यारा होना। ठीक है, आंख का तारा एक मुहावरा है, जैसे आप लोग भी अपनी माँ के आंख के तारे हो। वह अपने कामों के लिए परिवार पर निर्भर नहीं करता। निर्भर होना मतलब किसी दूसरे पर आश्रित होना। तो जो अरुण है वह अपने काम के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहता, किसी दूसरे पर वो आश्रित नहीं करता, बल्कि सबके कामों में हाथ बटाता है। तो अरुण कैसा बच्चा है? अरुण एक हिम्मत वाला बच्चा है जिसने हिम्मत नहीं हारी। वह अपना काम स्वयं करता है, अपने काम के लिए वह किसी पर निर्भर नहीं है। और इतना ही नहीं, वह विकलांग होने के बाद भी अपना काम स्वयं करता है और इसके बाद भी वह दूसरों के कामों में हाथ बटाता है। ठीक है, आगे देखिए। दादी कहती, आओ अरुण, जरा अखबार पढ़कर सुनाओ। तो उसकी जो दादी थी वो उसको बोलती थी कि अरुण आओ और मुझे अखबार पढ़ करके सुनाओ। माँ कहती, अरुण जरा मेज लगाने में मेरी मदद करो। तो जो अरुण की माँ थी वह उसको कहती थी कि अरुण बेटा इधर आओ और मेज लगाने में मेरी मदद करो। तो वो खाने की मेज लगाने में अपनी माता जी की मदद करता था। ठीक है,
पापा की किताबों और फाइलों को सहेज कर रखना उसका ही काम है। सहेज कर रखना का अर्थ होता है संभाल कर रखना। तो जो उसके पापा की जो किताबें थी और जो फाइलें थी ऑफिस की, उनको संभालने का काम, उनको सहेजने का काम भी किसका था? अरुण का ही था। घर वाले भी उसे एहसास दिलाना चाहते थे कि वह बहुत हिम्मती है और हर काम कर सकता है, और उसके घर वाले उसको हमेशा ये एहसास दिलाना चाहते थे कि तुम बहुत हिम्मती हो और तुम हर कार्य कर सकते हो, ऐसा कोई कार्य भी नहीं है जो तुम नहीं कर सकते। वो उसके घर वाले उसके अंदर आत्मविश्वास जगाना चाहते थे, तो इसलिए वो बार बार उसकी मदद लेने के लिए उसको बुलाते थे, ताकि उसको ये एहसास हो कि अरे मैं सारे काम कर सकता हूँ। तो इससे उसको बहुत हिम्मत मिलती थी। वह अपनी पहिए वाली कुर्सी को इधर उधर धकेलता हुआ कहीं भी पहुंच जाता है। तो पहिए वाली कुर्सी मतलब होती है व्हीलचेयर, आपने देखा होगा। जो चल फिर नहीं सकते तो वो पहिए वाली कुर्सी का इस्तेमाल करते हैं इधर उधर जाने के लिए। तो चूंकि उसके पैरों में चोट लगी थी और वह चल फिर नहीं सकता था, तो उसके घर वालों ने उसके लिए पहिए वाली कुर्सी लेकर दी थी, जिससे कि वह उस पर बैठकर इधर उधर धकेलता हुआ एक कमरे से दूसरे कमरे में पहुंच जाता था। तो बच्चों, आज का वाचन हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है। बाकी का जो शेष भाग है वो हम अगले वीडियो में करेंगे। मैं इसी से संबंधित आपको गृह कार्य दूंगी, जो आप मुझे बहुत अच्छे से, सफाई से और सुंदर हैंडराइटिंग में करके भेजेंगे। और सभी बच्चे अपने असाइनमेंट के ऊपर असाइनमेंट नंबर, अपना नाम, क्लास, सेक्शन ज़रूर मेंशन करेंगे। नहीं तो बाद में फिर आप लोग मेंशन नहीं करते अपना नाम, पता नहीं चलता है कि किसका मेल आया है, ठीक है बच्चों। और असाइनमेंट नंबर ज़रूर लिखिएगा, ठीक है।